गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और चैप्टर है आपका 5th। पॉलिटिकल साइंस की आप किताब निकालिए कक्षा 12th के सभी छात्र, और अध्याय 5 जिसमें शीत युद्धोत्तर विश्व में समकालीन दक्षिण एशिया। शीत युद्ध के टाइम पर, शीत युद्ध का क्या था? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में बंट गया था। एक भाग अमेरिका का था, दूसरा था सोवियत संघ का। कुछ राष्ट्रों ने सोवियत संघ का साथ दिया, कुछ राष्ट्रों ने अमेरिका का साथ दिया। तो इन दोनों के बीच में उस समय जो आपसी लड़ाई चलती रहती थी, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए जो प्रयास किए जाते रहते थे, उसको अपन विश्व शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शीत युद्ध, जो 1990-91 तक चला। अब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, श्रीलंका, नेपाल। तो कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण एशिया में जो इस चैप्टर का भाग है, वो ये कहता है कि शीत युद्ध के समय में दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया की क्या स्थिति रही, क्या उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं रहीं, उसका इस चैप्टर में हम और आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण, जैसे भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, उसी तरीके से जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए तो पाकिस्तान ने भी लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से ही, जब से पाकिस्तान की स्थापना एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुई है, प्रारंभ से ही पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र के लिए रहा। वहाँ सेना का शासन या राष्ट्रपति को हटाकर सेना ने हमेशा सत्ता पर काबिज हुई है, और सेना के जो मुख्य सेनापति होते हैं, उन्होंने पूरे देश पर अपना शासन का संचालन किया। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान में आंशिक रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था रही है। जब पाकिस्तान में 1956 में, पेंसिल ले लो, अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको पेंसिल से करना। 1956 में जब पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ, जिसके तहत संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को पाकिस्तान ने भी अपनाया था। राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु यह प्रणाली पाकिस्तान में सफल नहीं हो सकी। 1958 में सैनिक शासन स्थापित हुआ पाकिस्तान में। 1958 में जनरल अयूब खान ने सैनिक क्रांति करके सत्ता छीन ली तथा राष्ट्रपति को हटा दिया। 1963 में नया संविधान लागू हुआ पाकिस्तान में। 1965 में भारत के हाथों पाकिस्तान की जब पराजय हुई तो अयूब खां को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और याहिया खां पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए। 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर एक नया राष्ट्र बन गया था। सैनिक शासन ने उस समय जो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने पद से हटा दिया। भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष थे और वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ से उनको हटा दिया गया और 1972 में एक नया संविधान लागू हुआ, जिसने एक बार पाकिस्तान में फिर से संसदीय प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन 1977 में भुट्टो को पाकिस्तानी सेना के जनरल जियाउल हक द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। उनको उनके पद से हटा दिया गया, भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कारावास में डालकर मृत्युदंड दे दिया गया। तो इसका मतलब 1977 में जियाउल हक ने पुनः पाकिस्तान में सेना का शासन स्थापित कर दिया।
1999 में परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे, उन्होंने भी एक सैनिक क्रांति की और प्रधानमंत्री उस समय जो वर्तमान के थे नवाज शरीफ, उनको भी अपदस्थ कर दिया गया, उनको हटा दिया। अब क्यों हटाया? क्या हुआ था कि पाकिस्तान में जब लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन हो रहे थे, उसी समय संविधान में संशोधन किए गए, जिसके आधार पर सबसे पहले पाकिस्तान में चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सफलता मिली और बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके हटने के बाद जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो उन्हें हटने के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया था। इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हो गया। तो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की पराजय ने नवाज शरीफ के नेतृत्व को पूरे पाकिस्तान में अलोकप्रिय बना दिया था, मतलब वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं रह गए थे। इस कारण से निर्वाचित लोकतंत्र शासन प्रणाली में निर्वाचित शासन प्रणाली में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप किया और संपूर्ण शासन प्रणाली अपने हाथ में ले ली और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। अब फिर से पाकिस्तान में लोकतंत्र व्यवस्था को बहाली करने के लिए मुशर्रफ ने सन 2003 में निर्वाचन भी कराए। जनरल मुशर्रफ ने सन 2008 के चुनाव के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। सन 2013 में पुनः चुनाव हुआ और इस बार ममनून हुसैन पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पद धारण किया। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नवाज शरीफ को 2017 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2018 में फिर पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पाकिस्तान में बहुत बार संविधान में संशोधन करके वहाँ के लोगों की मांगों के अनुसार लोकतंत्र की व्यवस्था तो की गई, सरकारें भी निर्वाचित हुई, लेकिन सेना ने समय समय पर वहाँ की सत्ता में हस्तक्षेप करके पूरे संपूर्ण शासन को अपने हाथों में ले लिया। इसके हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनके प्रति उसे यथोचित समर्थन प्राप्त नहीं होता है, समर्थन नहीं है, ना देश में है और ना विदेश में। पाकिस्तान के लोकतंत्र को कोई भी विदेशी लोग या विदेशी देश या पाकिस्तान के लोग नहीं मानते कि हमारे यहाँ पूर्णतः लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ सेना जब चाहे तब सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित कर लेती है। अमेरिका सहित पश्चिमी राज्यों ने पाकिस्तान में सैनिक शासन का समर्थन किया। ऐसा पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थों के कारण किया था। इन देशों को आतंकवाद से डर लगता था, जिससे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं, जिसे ये लोग विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह लगता था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ में न लग जाएं। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान का यह देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों की रखवाली वाला माना जाता रहा। पाकिस्तान में, जैसा मैंने आपको बताया है, लोकतंत्र उतार चढ़ाव वाला रहा। एशिया और अफ्रीका के तमाम राष्ट्र ऐसे हैं जहां पाश्चात्य प्रकार के लोकतंत्र के आगमन और कुछ समय बाद उनके पलटने का नाटक चलता आ रहा है। लोकतंत्र के आगमन और कुछ समय बाद उनके पलटने के नाटक चला रहा है। इसके संबंध में जेसी जौहरी ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कभी लोकतंत्र की दिशा में प्रगति होती है तो कुछ अंतराल के बाद किसी प्रकार की अधिनायकवादी या प्राधिकारवादी व्यवस्था उसे पलट देती है। राजनीतिक विकास के स्थान पर राजनीतिक पतन हो जाता है। संविधान बनता है और लागू होता है,
बहुदलीय प्रणाली उभरती है, खुले चुनाव होते हैं, सीमित और उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। प्रेस व न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, असहमति का आदर किया जाता है, कानून के शासन के अंतर्गत लोग अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। इस दिशा में होने वाली प्रगति राजनीतिक आधुनिकीकरण व विकास की परिचायक होती है। इसके विपरीत राज्य का कोई नेता या सैनिक अधिकारी सत्ता हड़प लेता है, संविधान स्थगित कर देता है, संसद भंग कर देता है, विरोधियों को नज़रबंद कर देता है, प्रेस व न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाता है, तो उसे राजनीतिक पतन की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई आपसे पूछे राजनीतिक पतन किसे कहते हैं, तो अगर किसी देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और सेना के प्रमुख उस शासन प्रणाली को ध्वस्त कर दें, उसकी संसद को भंग कर दें, न्यायपालिका को भंग कर दें और स्वयं सत्ता पर काबिज हो जाएं, तो उसे राजनीतिक पतन की संज्ञा दी जा सकती है। पाकिस्तान में जनता बहुत ही दुर्बल है, क्योंकि प्रेस व जनसंहार के साधनों न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कड़े अंकुश लगे रहे हैं। शुरू से राज्य की ओर से आतंकवादी तत्वों का समर्थन मिलता रहा है, जिससे पड़ोसी राज्य भारत और अफगानिस्तान की सुरक्षा के समक्ष ये गंभीर खतरा विद्यमान हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि शीत युद्धकालीन दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, उनमें पहला राष्ट्र बड़ा राष्ट्र है पाकिस्तान, जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत कभी लोकतंत्र की बहाली की गई, कभी वहाँ पर बहुत सी बार सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पदाधिकारियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपतियों को हटाया है और स्वयं सत्ता पर काबिज हुई है पाकिस्तानी सेना। ये उनका लोकतंत्र के संबंध में एक इतिहास रहा है। इसलिए पाकिस्तान में राजनीतिक पतन की संज्ञा अपन पाकिस्तान को दे सकते हैं, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक राजनीतिक पतन की संज्ञा। अब नेपाल का लोकतंत्रीकरण क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नेपाल में प्रारंभ से ही राजशाही का शासन रहा। राजशाही का शासन, राजा का शासन। तो नेपाल में राजा का शासन था, लेकिन वहाँ के जो शासक थे नेपाल के, वे लंबे समय तक राजा जो है ना सेना की सहायता से निरंकुश रूप से शासन करते रहे और लोकतंत्र के विस्तार को अवरोधित करते रहे। मतलब लोकतंत्र उन्होंने आने नहीं दिया, जिससे कि उनका शासन खत्म न हो जाए। 1949 में क्रांति के माध्यम से नेपाली कांग्रेस पार्टी ने नेपाल की निरंकुश और अक्षम राजाओं को अपदस्थ कर दिया और राजा त्रिभुवन को समर्थन दिया। उसने, कौन सी पार्टी ने? नेपाल कांग्रेस पार्टी ने। 1995 में राजा त्रिभुवन की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र महेंद्र नरेश राजा हुए। राजा महेंद्र द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। शक्ति को प्रधानमंत्री में केंद्रित करते हुए राजा की स्थिति को प्रभावी बनाए रखने के लिए सन 1959 में जीपी कोइराला नेपाल के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। 1961 में राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था की घोषणा की। कहा यह भी गया है कि यह व्यवस्था नेपाल में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगी, लेकिन राजा महेंद्र के कृत्यों ने, मतलब उनके क्रियाकलापों ने नेपाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा धक्का दिया। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजा त्रिभुवन ने राजनीतिक दलों को वर्जित कर दिया और लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के चलते सन 1990 में एक लोकतांत्रिक संविधान की निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया नेपाल में। कब? 1990 में। 1990 के दशक में माओवादी नेपाल के कई हिस्सों में अपना प्रभाव कायम करने में सफलता प्राप्त की। माओवादियों ने राजा और सत्ता अधिकारी अभिजन के विरुद्ध माओवादियों ने
सशस्त्र विद्रोह किया, करना चाहते थे वो और किया भी उन्होंने। माओवादी सेना और लोकतंत्र समर्थकों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। इस प्रकार नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने वहाँ पर समाप्त कर दिया 2002 में। सन 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल करने के लिए फिर आंदोलन प्रारंभ हुए। सन 2008 में नेपाल में संविधान सभा के चुनाव भी हुए। नेपाल को हिंदू राज्य के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। शाही निरंकुशता से निपटने के लिए नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया। मोटे तौर पर निरंकुशतावाद से निपटने के लिए 7 दलीय गठबंधन माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन का आयोजन किया। नेपाल पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो भी नहीं पाया था कि राजा की सभी शक्तियों को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था और पी कोइराला के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और जिसमें माओवादी भी सम्मिलित हो गए उस सरकार में। सन 2007 में नेपाल फिर से लोकतंत्र की राह पर चल पड़ा। सन 2008 में नेपाल में आम चुनाव हुए जिसमें माओवादियों ने भी भाग लिया। माओवादी प्रचंड नेपाल के राष्ट्रपति बने। नवंबर 2013 में नेपाल में आम चुनाव हुए। सन 2008 में नेपाल में जो आम चुनाव हुए थे उसमें माओवादियों ने भी भाग लिया था। माओवादी प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। नेपाल में राजतंत्र का खात्मा हो चुका था, मतलब राजा को परिवार सहित वहां पर मार दिया गया। रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। सन 2013 में नेपाल में आम चुनाव हुए जिसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और सन 2015 में नेपाल का नया संविधान फिर से बना। नेपाल को अब एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, परंतु राजनीतिक दलों में आपस में मतभेद है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शीत युद्धकालीन समकालीन समय में नेपाल में भी लोकतंत्र की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही। वहाँ पर लोगों ने बार बार लोकतंत्र की मांग की, लेकिन राजा की निरंकुश राजा ने अपनी निरंकुश शक्तियों को बनाए रखने के लिए समय समय पर निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को अपदस्थ कर दिया, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। माओवादियों ने भी इस कार्य के लिए सशस्त्र आंदोलन किए जनता के साथ मिलकर, तब अंत में जाकर एक नए नेपाल के संविधान का निर्माण हुआ नेपाल में। तो नेपाल में एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की वर्तमान में स्थापना है और नेपाल में फिर भी आपसी मतभेद इतने हैं राजनीतिक पार्टियों में कि उनके लिए ये कहना कि ये एक अच्छा लोकतंत्र है नहीं कहा जा सकता। अब इसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में हो गया, नेपाल के बारे में हो गया, अब आता है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जाति संघर्ष। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण राज्य में के पास स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 70% सिंगली है और 14% श्रीलंका में मूल के तमिल हैं, 6% भारतीय मूल के तमिल हैं। कहने का तात्पर्य है कि लंका में जो मूल निवासी हैं लंका के वो हैं सिंगली, जिनकी आबादी 70% है। जब भारत के पास होने के कारण हमारा प्रदेश है तमिलनाडु से बहुत से लोग तमिल श्रीलंका में कार्य करने के लिए गए। धीरे धीरे वो वहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना दिया। जब उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई तो एक स्थिति ये आई कि इन तमिल लोगों ने एक सशस्त्र विद्रोह किया वहाँ की सरकार के खिलाफ और ये मांग की कि हमको एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र का हमारे लिए निर्माण किया जाए, ये इनकी मांग थी। लेकिन
श्रीलंकाई सेना में और तमिलों में बहुत वर्षों तक जाति संघर्ष होता रहा। उसी क्रम में 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धने का एक समझौता हुआ। इस जो हेडलाइन है, श्रीलंका में राजीव गांधी और जयवर्धने वहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनके बीच में 1987 में एक समझौता हुआ। इस समझौते में 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के मध्य एक समझौता हुआ, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। क्या थी? श्रीलंका की अखंडता को बाधित किए बिना तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का परस्पर विलय कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर 1988 को पूर्वी प्रांत में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया ताकि वे निर्णय ले सकें कि उत्तर प्रांत से संबंध बनाए रखना चाहेंगे अथवा एक प्रांतीय गवर्नर तथा प्रांतीय परिषद से युक्त होकर पृथक प्रशासनिक इकाई का निर्माण करना चाहेंगे। उत्तर और पूर्वी परिषदों की चुनाव 31 दिसंबर 1987 के पूर्व करा लिए जाएं। पूर्वी और उत्तरी प्रांत में आपात स्थिति 15 अगस्त 1987 तक उठा ली जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में ये बिंदु थे उसके कि उत्तर और पूर्वी प्रांत के जो तमिल हैं, जिनकी आबादी भले ही कम थी, उनको मिलाकर विलय करके एक राज्य बनाया जाएगा और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लंका में तमिल थे, विद्रोही थे, उन्होंने इस समझौते को नहीं माना। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब राजीव गांधी श्रीलंका में गए थे तो वहाँ की सेना उनको परेड की सलामी दे रही थी। तभी उनमें से एक तमिल सैनिक ने निकलकर उनके कंधे पर बंदूक का बट भी मारा था। तमिल श्रीलंका की रक्षा करने के लिए या वहाँ पर जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए जो समझौता हुआ, उसके अनुसार भारत की सेनाएं वहाँ पर पहुँचाई गईं राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। उन्होंने तमिल विद्रोहियों और भारतीय सेना के बीच वहाँ पर युद्ध होता रहता था। तमिल लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि हम तमिल मूल के हैं, भारत के रहने वाले हैं, हमारे खिलाफ ही भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। जिसका परिणाम ये हुआ कि तमिल जो आतंकवादी ग्रुप था या जाति संघ वाला ग्रुप था जो वहाँ पर मांग कर रहा था, उन्होंने एक योजना बनाकर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति को ये विशेष अधिकार दिया गया था इस समझौते में कि वे जाफना में संघर्ष रोकने के लिए भारतीय सेना को बुला सकेंगे। ठीक है, भारत ने इस बात के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी जब राजीव गांधी ने समझौता किया। 8वां इसमें पॉइंट ये थे, भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी भूमि का प्रयोग श्रीलंका की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, जो तमिलनाडु के थे वो तमिलनाडु की धरती से श्रीलंका के खिलाफ किसी भी प्रकार की हानिकारक कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे सकते। ये समझौता राजीव गांधी ने किया था वहाँ के राष्ट्रपति से। श्रीलंका जो त्रिकोमाली बंदरगाह सैनिक उद्देश्य के लिए किसी भी अन्य देश को नहीं उपलब्ध कराएगा। श्रीलंका का एक बंदरगाह था जिसका नाम है त्रिकोली बंदरगाह। इसे सैनिक कार्यवाही के लिए या सैनिक उपयोग के लिए वो किसी भी विश्व के देश को उपलब्ध नहीं कराएगा। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वहाँ पर जाकर समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब श्रीलंका की सेना और तमिल विद्रोहियों में युद्ध हो रहा था तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की सेना भी कमज़ोर पड़ रही थी और श्रीलंका की स्थिति भी दिन पर दिन खराब हो रही थी। तो श्रीलंका ने अपनी सुरक्षा हेतु तमिल विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए बाहर के देशों से मदद मांगना प्रारंभ की थी। उस समय बाहर के देशों से तात्पर्य अमेरिका इस कार्य के लिए राजी हो गया और उसने कहा था कि हम अपनी सेना भेजकर इन विद्रोहियों को ख़त्म कर देंगे।
अगर अमेरिका श्रीलंका के त्रिपोली बंदरगाह पर या श्रीलंका में आ जाता या उसकी सेनाएं आ जाती तो भारत की सुरक्षा के लिए भारी घातक था, क्योंकि उस समय तक भारत और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं थे जितने कि वर्तमान में हैं। इसी कारण कि कोई बाहरी ताकत हमारे अड़ोस पड़ोस में ना आ जाए, इसीलिए मजबूर होकर भारत के प्रधानमंत्री को ये समझौते श्रीलंका की सरकार से करने पड़े 1987 में। समझौते को दोनों देशों के मध्य एक सकारात्मक संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया था। भारत और श्रीलंका में भारत द्वारा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी गई थी। भारतीय शांति सेना ने वह लड़ाई लड़ी जो श्रीलंका की सेना को लड़नी चाहिए थी। भारतीय शांति सेना को आंशिक सफलता भी मिली। राजीव गांधी जयवर्धन समझौते के प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। तमिलों और सिंहलियों दोनों ने इसका विरोध किया था। आलोचकों का मत है कि जयवर्धने ने अपनी कूटनीति से भारतीय सेना को तमिल उग्रवादियों से भिड़वा दिया। वैसे भारत के लिए जरूरी भी था, क्योंकि यदि भारत ऐसा नहीं करता तो कई भारत विरोधी शक्तियां जयवर्धने की मदद के लिए तैयार बैठी हुई थी, जो मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ। जयवर्धने के बाद श्रीलंका में आर प्रेमदास श्रीलंका के राष्ट्रपति हुए। उन्होंने भारत से शांति सेना को वापसी का आग्रह किया। पूरी भारतीय शांति सेना चरणबद्ध तरीके से 1990 तक वापस बुला ली गई श्रीलंका से। तो ये था श्रीलंका का जातीय संघर्ष। अब आता है इसमें अगला पॉइंट, दक्षिण एशिया पर आर्थिक वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र मैंने आपको बताए हैं, भारत है, पाकिस्तान है, लंका है, बर्मा है, भूटान है, इनको आपको याद रखना है। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का तात्पर्य या भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या होता है, इन देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा एक डंकल समझौता हुआ था जो पूरे विश्व में किया गया था। उसमें वैश्वीकरण वहीं से शुरुआत होती है। उस समय तक सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे या नहीं भी करते थे। कुछ देशों के साथ हर देश व्यापार नहीं करता था और कुछ देशों के साथ करते थे। लेकिन जब ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई तो एक डंकल समझौता हुआ। उस समझौते में विश्व के सभी देश सम्मिलित हुए और उसमें ये समझौता हुआ कि सभी देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे और अपने सामान को एक दूसरे देशों में भेजने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, कोई अलग से उन पर टैक्स अधिरोपित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, वैश्वीकरण की नीति वो नीति होती है जिसके अंतर्गत बड़े बड़े विकसित राष्ट्र इन विकासशील राष्ट्रों में अपने द्वारा बनाए गए सामानों को बेचने का उनको अधिकार प्राप्त हो गया बिना किसी रोक टोक के। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में 94 या 95 में हुआ था। तो तब से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व में चालू हुई। हर देश को दूसरे देश के पास जो भी ज़रूरत की सामान है आप भेज सकते हैं। वो देश कोई अलग से आपसे कर इत्यादि नहीं ले सकता, अधिरोपित आप पर नहीं कर सकता। और आपके उसके सामान की अगर किसी कारण से क्वालिटी या और किसी कारण से मना कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे मना नहीं कर सकते कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। ये समझौता ही यही था कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व का बाजार एक होगा। तो हम आप लोग देख रहे हैं कि सन 2000 से हमारे देश में विश्व की कितनी चीज़ें आई हैं। चाइना का लिए पूरा मार्केट खुल गया तो चाइनीज़ चीज़ें आ गई, अमेरिका के लिए मार्केट खुला तो अमेरिका की बहुत चीज़ें आ गई, और भी देशों की चीज़ें थी, जर्मनी की, जापान की। ऐसे आप वर्तमान में भी देखते हैं नई नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं, नई नई डिज़ाइनें जो आ रही हैं,
नए नए क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो पूरे विश्व को वैश्वीकरण की ही देन माना जाएगा। अब दक्षिण एशिया में संघर्ष जो हुए दक्षिण एशिया में, उनमें शांति की स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको मालूम है कश्मीर विवाद का सबसे प्रमुख केंद्र है। तो कश्मीर वाली समस्या भारत के द्वारा प्रारंभ से इस बात को माना गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये रहेगा। भाई कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भारत सरकार के साथ एक समझौता करके इस पूरे प्रदेश को भारत के हवाले किया था, लेकिन पाकिस्तान ने चतुराई करके आधे कश्मीर पर अपना अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको आज भी हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वहाँ पर भी आज भी पाकिस्तान ने अवैध कब्जा उस जगह पर बना रखा है और वर्तमान में जो कश्मीर है उसको वो स्वयं बताता है कि ये मेरा है, इसीलिए बार बार आतंकवादियों को भेजकर या किसी और रूप में विश्व मंच से इस बात को कहलवाता है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जबकि भारत सरकार के द्वारा ये बात बार बार कही जा चुकी है, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, विश्व के सभी देशों से भी, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जिस देश पर हम रहते हैं। अभी आप लोगों को शायद शांति स्थापना के लिए कश्मीर के लिए बहुत प्रयास किए गए, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी बहुत प्रयास किए गए, अटल जी की सरकार थी तब भी प्रयास किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला समझौता भी हुआ था, वो युद्ध के लिए हुआ था, युद्ध ना हो दोनों देशों में। उसके बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाहौर तक एक बस से यात्रा भी की, एक शांति का संदेश भी दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बराबर बाज नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आ रहा है। इसके मजबूरीवश मोदी सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी उसको समाप्त करके कश्मीर का भारत का जैसे और प्रदेश हैं उसी तरीके से एक नया प्रदेश बनाया गया है। वहाँ पर भी सभी देशवासियों को वही अधिकार होंगे जो बाकी के प्रदेशों में हैं। उससे पूर्व कश्मीर को संविधान में एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको कि धारा 370 को समाप्त किया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में भी कश्मीर समस्या के समाधान के लिए हमारे द्वारा बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों के कारण कश्मीर समस्या प्रारंभ से ही बनी हुई है। लेकिन जब से भारत ने 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया है और इसी के अनुरूप कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया है, तब से पाकिस्तान और ज़्यादा चिढ़ गया है। लेकिन जब उसने विश्व मंच से इस बात को पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के सभी नेताओं के सामने, देशों के सामने इस बात को रखा, तो सभी ने उसका विरोध किया। क्यों? उन्होंने कहा कि ये भारत की आंतरिक कार्य है, इसमें हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई जब कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो हम उसकी स्थिति को कब बदलेंगे, कब क्या करेंगे, ये हमारी संसद को तय करना है, ना कि किसी और देश को। तो भारत के द्वारा हमेशा से ही ये बात कहा गया है कि कश्मीर हमारा है, अभिन्न अंग है, इसलिए इसके आंतरिक समस्याएं भी हमारी समस्याएं हैं। जबकि पाकिस्तान हमेशा से इसको अपना एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में ये बताना चाहता है कि कश्मीर के लोगों पर भारत की सेना के द्वारा अत्यधिक अत्याचार किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए आतंकवादियों द्वारा, भगोड़ों द्वारा वहाँ की जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने का प्रयास करता रहा। लेकिन पिछले 2, 4, 5 सालों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देकर, आतंकवादियों को मारकर कश्मीर में शांति की बहाली की है, जिसी के परिणाम स्वरूप आज कश्मीर में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पंचायतों के चुनाव हुए हैं जो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक समस्या थी जिसको भारत के द्वारा हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्रयास किया गया धारा 370 को समाप्त करके। अब बांग्लादेश का उदय।
अब जो बांग्लादेश है वो भारत का एक पड़ोसी मात्र नहीं है। जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ तब ये इस्लामिक राष्ट्र के कारण ये पाकिस्तान के साथ गया था, लेकिन बंगाल में कलकत्ता से लगा हुआ होने के कारण ये भारत का एक पड़ोसी मात्र नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से ये भारत का एक खास पड़ोसी है। तो इसके संबंध में मैं आगे के टॉपिक पे आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, ओके बेटा।